अबसार आलम लाइव के साथ। मैं हूं मैमुना सत्तार। आज हमारा लास्ट पॉडकास्ट 2024 का, इसके बाद आपसे अगले साल मुलाकात होगी। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना एक ईयर इन रिव्यू कर लिया जाए, एक रिवाइंड कर लें कि क्या क्या हुआ इस साल। क्या ना होता तो शायद आज हम बेहतर होते या शायद बेहतर ना होते। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पाक अफ़गान जो एक बड़ा हीटेड इशू चल रहा है, इसको डिस्कस करते हैं। इस हवाले से कोई छोटी मोटी कोई ख़बर भी है या शायद कोई बड़ी ख़बर है, तो बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया इंट्रो में खबर के हवाले से? नहीं, आपने खबर पहले फोड़ दी है। हालांकि ऐसी कोई खबर पता नहीं, अभी ये पता चलेगा मुझे पता बातों चला के है कि कोई दौरान। खबर है। बात करेंगे तो पता चलेगा कि खबर है कि नहीं है। क्या मामला है ये? कल भी हमने डिस्कस किया था इसे, तो क्या कैसे अभी क्या कोई देखिए, डेवलपमेंट है? ये डेवलपमेंट तो हो रही हैं बहुत बिहाइंड द सीन, और एक बात बहुत वाज़ेह तौर पे अफ़गानिस्तान को बता दी गई है और पीटीआई को भी बता दी गई है कि जो ये जो दहशत गर्दी है टीटीपी की, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी सूरत में। और पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान के अंदर जाके हमला किया है, और वो एक बहुत वाज़ेह मैसेज है, उससे कुछ वापसी नहीं होगी। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा इस बात को हमें खोलना चाहिए, क्योंकि ये अहम बात है। इशू ये है कि जो अमेरिका और चीन का टसल चल रही है इस रीजन में, उसमें पाकिस्तान ज़ाहिरा एक जियो स्ट्रेटजिकली बहुत अहम हिस्सा है। और अब अफ़गानिस्तान जो है उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। इशू ये है कि सी पैक, चाइना के साथ ताल्लुकात, रोड लिंक और गवादर, क्योंकि चाइना प्लान ये कर रहा है कि अपने जो उसका सारा जो इलाका पाकिस्तान के साथ है, वहाँ से जितना भी उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हों वो खंजराब के रास्ते वहाँ से गुज़र के तो गवादर, और वहाँ से फिर वो आगे जाएं। अब अमेरिका को इस बात से मसला है। इशू ये हुआ है कि आपने, अगर आप पाकिस्तान के नक्शे को देखें, और अगर हमारे प्रोड्यूसर फौरी तौर पे पाकिस्तान का नक्शा दिखा सकें, तो उसमें आप देखें जो कश्मीर है इंडिया के साथ, इंडिया के साथ बॉर्डर हमारा लगता है कश्मीर है ना, तो जो पाकिस्तानी कश्मीर है उसमें वहाँ लोगों के अंदर एक अनरेस्ट है। अब आप ज़रा इमेजिन कीजिएगा नक्शे को, अगर आपकी ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो। बहुत ख़राब है, लेकिन इतनी नहीं है। पाकिस्तान का मैप आ रहा है माइंड में। चलें आप उसको देखें, तो अगर प्रोड्यूसर भी दिखा सकें हमारे नाजरीन को मैप, तो वो जो कश्मीर है ना, उसमें अब आप देखिए क्रेसेंट बना हुआ है पाकिस्तान के इर्द गिर्द। कश्मीर अनरेस्ट है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी हो रही है, जंग हो रही है अफगानिस्तान के साथ। आगे आप चले जाएं बलोचिस्तान, वहाँ एक इंसर्जेंसी, अलहदगी की पूरी एक जंग चल रही है, लड़ाई जंग है, वो मुसल्ला जंग चल रही है। तो अब ये पाकिस्तान के जो इस तरह करके ना सर के ऊपर से और पूरी एक आपकी साइड, ये एक खतरे का शिकार है। बीच में सिर्फ बचता है पंजाब और सिंध, जहाँ पे अवाम भी थोड़े सुकून में है, थोड़ी सियासी इस्तेहकाम भी है, और उस तरह की दहशत गर्दी भी नहीं है। क्राइम तो बहुत है, करप्शन भी बहुत है, वायलेंस नहीं है वैसे। लेकिन उस तरह का जो जो इंसर्जेंसी दहशत नहीं। गर्दी है, इंसर्जेंसी, वो नहीं है। अब असल जो टारगेट है ना इस सब का, ये सब कुछ करके इसमें इस्लामाबाद देखें कितना करीब है। अगर आप नक्शा देखें तो इस्लामाबाद बिल्कुल फंसा हुआ है बीच में। ये मार्गला की पहाड़ी की उस तरफ केपी है और इस तरफ कश्मीर है और बलूचिस्तान ज़ाहिर नीचे, तो उसमें दबाव बढ़ाया जा रहा है इस्लामाबाद पे, और निशाना है बलूचिस्तान। ये मैं आपको बता दूं, अगर पख्तून मेरे भाई बहन सुन रहे हैं तो उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान उनकी मदद नहीं कर पाएगा। ये जो उनको इस तरफ लाया जा रहा है ना, अलहदगी पसंदी की तरफ, और ये सारा जो इशू है, ये मुमकिन नहीं होगा। असल निशाना है बलूचिस्तान, कि अगर खुदा न खास्ता बलूचिस्तान अलग कर देते हैं वो पाकिस्तान से, तो आप सोचें कि यहाँ से लेके गवादर से लेके सिंगापुर तक अमेरिका डोमिनेट कर जाएगा। सिंगापुर ऑलरेडी अमेरिकी अड्डा है, अमेरिकी पोर्ट है। वो गवादर को ऐसा बनाना चाहते हैं अमेरिकी, जहां उनके मफादात का ख्याल किया जाए। पाकिस्तान नहीं ये चाहता, चाइना भी ये नहीं चाहता, और ये इस पे सारी जो खतरा है वो बलूचिस्तान को है। इसी वजह से हमने देखा है कि ये जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं, ये काफ़ी ज़ोर पकड़ी हैं जी 2024 जी, के अंदर। और उनके पास असला भी बहुत आ रहा है अफगानिस्तान से। लेटेस्ट असला आ रहा है ना, जो अमेरिकी छोड़ के गए हैं। मैं आपको याद है कल मैंने कहा था अमेरिकी असला छोड़ के गए हैं,
तो कमर जावेद बाजवा तो पेंटागन में 21 तोपों की सलामी ले रहा था। आसिम मुनीर तो पेंटागन की मंजूरी से नहीं आया। अगेन ये तो स्टेट के फेलियर्स है ना। नहीं, फिर जो स्टेट रियल स्टेट ग्रीवेंसेस हैं आप उन्हें एड्रेस नहीं करते। मैं 8-10 लोगों को स्टेट नहीं समझता ना, मैं नहीं मानता। मना ले, मुझे कन्विंस कर लें, लॉजिकली कन्विंस कर लें कि आप समझते हैं कि 8-10 लोग जो हैं उनकी हाँ, विजडम भारी है पूरे लोगों, पूरी पार्लियामेंट से, लोगों से। पॉलिसीज कौन बना रहा नहीं है? तो गलत जिसका है ना, भी विजडम है, वही तो पॉलिसी। अगर 8-10 लोगों का भी है अब तो विजडम पॉलिसीज अगर वो बना रहे हैं तो दे आर द स्टेट, ये आप कंट्रोल में है ना उनके। भाई, तो उस कंट्रोल को चैलेंज करना चाहिए ना। हाँ, उससे उस पे पैसे हम बात लेके कर हराम सकते हैं तो नहीं बिल्कुल। खाना चाहिए ना। जनरल फैज था तो उससे भी आप पैसे लेते थे। आईएसपीआर में जो भी जर्नैल थे उस वक्त उनसे भी पैसे लेते थे। ये मीडिया वाले जो लोग हैं और आज जो बैठे हैं उनसे भी ले रहे हैं पैसे, वही लोग जो आज भी फौज के खिलाफ जो कुछ गालियां पड़ रही हैं उसमें वो सारा जो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो फौज को गाली निकाल रहे हैं, ये मैं इतला दे रहा हूँ जिनको नहीं पता। वो फौज के अपने बंदे हैं मीडिया में। मैं ये खुल के बात कर रहा हूँ। जो फौज को गाली दे रहे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, कश्मीर में लोगों को भड़का रहे हैं, वो आज भी फौज के अपने बंदे हैं मीडिया में। फौज के आईएसआई और आईएसपीआर आज भी उनको टुकड़े डाल रहा है। इससे बड़ी बात मैं और क्या कहूँ। वो ऑफिशियली है, ये खैर आप अपने अनऑफिशियली है, पीछे मैं साबित कर दूंगा। आप मेरा ट्वीट देख लीजिएगा हाँ, आज रात को या कल, मैं साबित करूंगा कि फौज ने जिनको पाला पिछले 12 साल में मीडिया में, मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, और आज भी फौज के खिलाफ जो कुछ हो रहा है बाहर से बैठ के और अंदर से जो आपस में मिले हुए हैं लोग, उनको प्रोटेक्शन फौज से मिल रही है। वही जिस नेक्सस की हम बात करते रहते जी, हैं कि वो मीडिया आज भी वाले एग्जिस्ट नेक्सस की, करता है मीडिया वाला नेक्सस जो है, एस्टैब्लिशमेंट मैं के इससे अंदर, वाज़ेह मिलिट्री बात और क्या एस्टैब्लिशमेंट के क्या अंदर। करूं। वो इतने छोटे हैं, घटिया हैं, इतने झूठे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो आज भी फौज के रातब पे चलें, पड़ गए। आपके खैर, ट्वीट का हम इंतजार करेंगे। बात ये मैं कर रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है ना, इसमें अब अफगानिस्तान को ये वाज़ेह तौर पे मैसेज दे दिया गया है, क्योंकि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पे दबाव नहीं है अफगानिस्तान की वजह से, बलूचिस्तान पे भी है। बलूचिस्तान निशाना है। और मुशाहिद हुसैन साहब अमरीकियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत पुराना जानते हैं, और उन्होंने एक बात की है कुछ दिन पहले जो मेरे जहन में चिपक गई है। उन्होंने कहा अमेरिका का बहाना कुछ और होता है, निशाना कुछ और होता है। वो कहता कुछ और होता है, मांग कुछ और रहा होता है। इमरान खान पे अमेरिका जो भी दबाव डाल रहा है, आतिफ खान जो उनका सूबाई वजीर है वो कहे या अमरीकी सेनेटर कहे, जो मर्जी कुछ कह रहे हैं, इमरान खान बहाना है, निशाना आपको मैंने बता दिया, न्यूक्लियर प्रोग्राम है और बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तान जो है वो सब कुछ करेगा। ये भी फैसला हो चुका है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये फैसला हो चुका है, और अल्लाह करे कि अगला साल जो आ रहा है 2025, उसमें कोई बहुत ज़्यादा शो डाउन ना हो जाए। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है, और पाकिस्तान ने ये बात क्लियर कर दी है कि बलूचिस्तान को अगर हमसे जुदा करने की कोशिश की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं इनके साथ कैसे निपटा जाएगा? इंटरनल फोर्सेस तो खुद यही तो हमारा प्रॉब्लम ही असल इंटरनल है। Exactly. हमारे अंदर जो बदनीयत और करप्ट लोग बैठे हैं ना, वो फौज में भी हैं, वो अदलिया में भी हैं, वो मीडिया में भी हैं, वो पार्लियामेंट में भी हैं। वो ज़ाती मफाद के लिए काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और उन्होंने जो नेक्सस बनाया हुआ है, जो पुराना नेक्सस बना है मीडिया का, आईएसपीआर का, आईएसआई का, वो आज तक चल रहा है। और उस नेक्सस ने ही इस मुल्क में फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की है, अवाम के दरमियान नफ़रत पैदा की है, नौजवानों को गुमराह किया है, आज तक झूठी खबरें फैला रहे हैं। वो खुल के थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिस तरह बलूचिस्तान की अगर बात हो रही है तो महरंग बलोच हैं, अब उनको बलूचिस्तान के अवाम उन्हें खुद सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ मतलब उनको बैकिंग है वहाँ के लोगों की। तो फिर ये चीज़ कैसे एड्रेस होगी? अब वो मांग रहे हैं ना अलहदगी, अब बलूचिस्तान मांग रहा है। देखिए उसमें हमारी गलतियां बहुत हैं। हाँ, महारंग बलोच तक पहुंचने में हमारी गलतियां बहुत। महारंग बलोच तो आज है ना, लेकिन आप ये सोचना महारंग बलोच को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है मीडिया में। चलिए ये बात कर लेते हैं। मैं तो मीडिया के हवाले से बात करूं, और जो मीडिया में उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको फौज से कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। तो ये ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड साइकिल है जिसका जिनको मैं मैसेज देना चाहता हूं उनको पता है, उनको मैसेज मिल गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं बहुत इस पे
डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि फोकस मैं अभी रखना चाहता हूँ अफगानिस्तान पे और जो बलूचिस्तान पे और खैबर पख्तूनख्वा पे जो दबाव। अब इशू ये है कि देखें, पाकिस्तान के सऊदी अरब से राब्ते हुए हैं, अगर आप खबर जानना चाहती हैं तो। और सऊदी अरब ने तालिबान को समझाया है, तालिबान हुकूमत को। तालिबान हुकूमत के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप हैं, एक ग्रुप नहीं है। कंधारी ग्रुप अलग है, पंचशेरी ग्रुप अलग है, हक्कानी ग्रुप अलग है, उधर हेरात में। वो सऊदी अरब अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस वक्त जो टेंशन है ये कम हो जाए। अच्छा। और इसकी उम्मीद भी है। लेकिन अगर किसी ने शरारत की इसके बावजूद तो पाकिस्तान उसको सख्त जवाब देगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है पाकिस्तान के इस वक्त स्टेक पे बहुत कुछ है बलोचिस्तान की रेफरेंस से। ओके, चलें। और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ठीक तो है, ये तो खबर हो गई है जी साल बिल्कुल। और 2000। मोहम्मद बिन सलमान को वो इन द पिक्चर हैं, सऊदी अरब इन द पिक्चर है, और अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो, और मोहम्मद सादिक जो हमारे नुमाइंदा खसूसी अफगानिस्तान के लिए, वो वहाँ से वापस आए हैं और उनकी मीटिंग्स हुई हैं यहाँ पे सबके साथ। और अब यहाँ से वो फिर एक पैगाम लेके जाएंगे और सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब ने भी पैगाम भिजवाया है अफगानिस्तान को भी, पाकिस्तान को भी। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में। लेकिन अफगानिस्तान को एक वाज़ेह मैसेज दे दिया गया है कि आप या पुरानी हुकूमत की तरह चलें, तो या आप, हमने जो आपके लिए किया है उसकी कोई थोड़ी बहुत एहसानमंदी अगर आपके अंदर है तो वो दिखाएं और एक पुरअमन तरीके से पाकिस्तान के साथ रहें। नहीं रहेंगे तो फिर सही है, ठीक है, मैसेज तो आ गया हुआ है। साल 2024 एक छोटा सा रिवाइंड कर लेते हैं, क्विक कर लें। जनवरी से ही शुरू करें। पिछले साल इमरान खान साहब की सज़ाएं हुई और उसके बाद इलेक्शंस पे आएंगे, क्योंकि जाहिर है कि 2024 का सबसे बड़ा इवेंट वही रहा है। तो जो सज़ाएं हुई और उसके बाद, यानी कि हमें पता था कि इलेक्शन आने वाला है, 8 को इलेक्शन था और 30, 31 और 3, ये 3 दिनों में 3 सज़ाएं हुई। क्या अवॉइड नहीं किया जा सकता था उस सारी चीज़ को, और सो दैट इलेक्शंस में हम स्मूथली जाते? देखिए, ये हाइंडसाइट में हर कोई कहता है कि ये भी हो सकता था, वो ये भी हो सकता था, ये भी नहीं हो सकता था। तो लेट विजडम इसे कहते हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन आप पॉलिसी मेकर नहीं है ना आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करती हैं। आप होती तो शायद ये कर लेती। लेकिन जिन्होंने किया है, मेरा ख्याल है कि वो सही किया है या गलत किया है? सही या गलत कौम के तनाजुर में नहीं होता, अपने तनाजुर में होता है। ये उनको सजाएं इमरान खान को जो दी गई ना, वो गलत काम था इलेक्शन से पहले, और वो इमरान खान के हक में गया है। तो अब आप सोच लें कि जिन्हें सजाएं जल्दी से दिलवाई हैं वो इमरान खान के हक में फिजा को हमवार करना चाह रहे थे। व्हाट डू यू मीन हक में गया है? मजलूमियत का वोट मिलता है इस मुल्क में। जब 3 सजाएं हुई हैं, 3 केसेस तो में, उससे उसमें एक केस वो था, था। एक केस वो था जिसमें उनकी बीवी और उनके निकाह का मसला था। तो ये खवातीन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उन्होंने नेगेटिव लिया उसके फैसले को। और दूसरे जिन 2 केसेस में सजा हुई है, तीसरे में भी हुई, उस पर मजलूम वो बन गए, विक्टिम बन गए। विक्टिम का वोट है, मजलूम का वोट है, और इलेक्शन से पहले आप उनको ये करवा रहे हैं। ये तो एक नाबीना शख्स को भी नजर आता है जिसको पाकिस्तान की सियासत का ना पता हो कि भी अगर आप इलेक्शन से पहले किसी को मजलूम बना देंगे तो हमदर्दी की लहर तो उठेगी, और लहर से उससे क्या फायदा हुआ? उससे फायदा तो नहीं हुआ ना? फायदा क्यों नहीं हुआ? जो मतलब आपने गवर्नमेंट तो नहीं बनने दी। अगर आप ये कहेंगे आप मजलूमियत का वोट पढ़वाना चाह रहे थे। गवर्नमेंट नहीं बनी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको वोट नहीं पड़े, या उनको सीटें नहीं मिली, और या उनके पास स्ट्रीट पावर नहीं आई। हमदर्दी की लहर जो बन गई वो तो बन गई ना, तो लोग बाहर निकले और वोट भी डाले। आज भी हुकूमत नहीं बनी, देखिए उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कोलिशन पार्टनर चाहिए थे, इस्टेब्लिशमेंट का मर्जी होनी चाहिए थी, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वोट सबसे ज़्यादा तो पीटीआई को पड़ा है ना, नंबर ऑफ वोट्स। तो वो नंबर ऑफ वोट्स इतना ना बढ़ता, इतने लोग बाहर ना निकलते अगर सजाएं ना हुई होती इमरान खान को। अच्छा, बिल्कुल। तो इसलिए वो लोग बाहर निकलवाए गए और फिर भी हुकूमत नहीं बनाने दी गई। तो इलेक्शंस का जो प्रोसेस है, जिसके बारे में आज भी हम डिफेंसिव हो जाते हैं कि हमारे यहाँ तो इलेक्शंस, मतलब जस्टिफाई करते हैं उस चीज़ को कि हमारे यहाँ तो होते ही इलेक्शंस ऐसे हैं। साल 2024 में हम खड़े हैं और हमारे अभी भी इलेक्शंस ऐसे हुए हैं। जी जी।
आगे हमने कभी नहीं बढ़ना, हमने कोई हाँ, बेहतरी की तरफ कभी नहीं बढ़ना है, जाना। बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ेंगे तब जब हमारी नीयतें साफ होंगी। जब खान साहब ये कहेंगे मैं एंटी स्टैब्लिशमेंट हूँ और उनके लोग भी कहेंगे मैं एंटी स्टैब्लिशमेंट हूँ, लेकिन मैंने बात इस्टेब्लिशमेंट से करनी है सिर्फ। तो बिकॉज द पावर लाइज विद देम। मैं 6 महीने बाद मेरी अगर विजडम नहीं रियल जागेगी। पॉलिटिक्स मैं की तो बात आज करें, ही बात जैसे करूंगा ना, आप मैं कहते तो हैं आज ही आपके क्वेश्चन। फार्मूला पे आए, आप कहते हैं रियल पॉलिटिक्स, हाँ, तो पावर टॉक्स टू तो फिर पावर। एंटी स्टैब्लिशमेंट ना कहें अपने आप को, आप कहें कि मैं अच्छी डील चाहता हूँ, मैं इसलिए ये प्रोपेगेंडा करवा रहा हूँ, मैं इसलिए लोगों को सड़कों पर मरवा रहा हूँ कि मुझे अच्छी डील चाहिए। फिर आप बात करेंगे कि नवाज शरीफ ने कल कह रही थी नवाज शरीफ ने क्यों नहीं इस तरह एहतजाज किया, इसीलिए नहीं किया, वो लोगों को नहीं मरवाना चाहता सड़कों पे। पीपल्स पार्टी लोगों को सड़कों पे नहीं मरवाना चाहती, एएनपी लोगों को सड़कों पे नहीं मरवाना चाहती। नहीं, इवन लेकिन जेयूआई जो प्रोटेस्ट है, तो हुए थे 2018 में भी, मतलब जब वो वाली गवर्नमेंट गई, और 2017 में प्रोटेस्ट 18 होना में और प्रोटेस्ट हुए थे। प्रोटेस्ट होना और बात है, मारो या मर जाओ कहना और बात है, फाइनल कॉल है वापस हमारे जनाजे आएंगे और फिर भागे हैं लैंड क्रूजरों पे, ये और बात है। जब आप चार चप कर देते हैं आवाम को, लोगों को, मासूम लोगों को, सादा लोगों को, तो फिर वो मरते हैं सड़कों पे आके। हम मेरा ख्याल है डाइवर्ट हो जाएंगे टॉपिक से, तो क्योंकि पूरा कवर भी करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि सज़ाएं इमरान के हक में गई हैं। इलेक्शन में उनको उनका फ़ायदा हुआ, नंबर ऑफ वोट उनका बड़ा है, और ये आज जो हम इस वक्त देख रहे हैं कि कोई भी हालात किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन किसी के कंट्रोल में हैं भी, तो हो सकता है ये शतरंज इसीलिए बसाई गई हो उस वक्त। अच्छा। आप आहिस्ते आहिस्ते समझदार होती जाएंगी, आगे चलें। जाहिर है, आप इतना अब विजडम आप अगर आ रहा है तो फिर तो समझदार तो हो जाऊंगी, और बहुत जल्दी हो जाऊंगी। इस सारे प्रोसेस में आप जुडिशरी के रोल को कैसे देख रहे हैं? इमरान खान साहब की पार्टी से जिस तरह से सिंबल लिया गया, उसके बाद उनके जो भी कैंडिडेट्स थे उन्हें अलग अलग सिंबल्स पे जाना पड़ा, इलेक्शन में बड़ा एक उसका इम्पैक्ट आया, फिर बाद में अभी तक हम देख रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वाला जो मामला है वो नहीं मिली अभी तक। तो सिंबल सिंबल नहीं लिया गया। पहला मैं तो आपकी इसी बात को करेक्ट करूंगा, सिंबल नहीं लिया गया। इशू ये था कि पीटीआई ने अपनी इलेक्शंस नहीं करवाए थे, और अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते तो आपकी वो सस्पेंड हो सही जाती है। है, आपका जो सिंबल होता है, ठीक है। फिर उन्होंने इलेक्शन करवाने की कोशिश की, जिसको चैलेंज कर दिया जाके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं अकबर अस्पावर, पूरी स्टोरी फिर लोगों को बताया करें। जब कह देते हैं ले लिया गया वापस, वो आप तो बताएंगे ना। आप नहीं, ऐसे आपको भी बतानी चाहिए ना, आप भी तो जर्नलिस्ट हैं, आप कोई एक साइड की तो नहीं है। तो यंग जर्नलिस्ट हूँ, आप एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, सारे एंगल्स आप बताएंगे ना। हाँ ठीक है, लेकिन यंग जर्नलिस्ट को तमाम एंगल्स पे रोशनी डालना या समझना कोई बुरी बात तो नहीं है। समझ है, मैं और समझता हूँ आप कि एक्सप्लेन बेहतर कर सकते हैं, समझ सो यू समझ तो प्लीज। आपको माशाल्लाह बहुत है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो जो सिंबल है ना वो इलेक्शन कमीशन ने वापस लिया, उसके लिए अपील में गए, हाई कोर्ट ने वो फैसला जो था अप होल्ड किया इलेक्शन कमीशन का, उसके खिलाफ पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में चली गई, सुप्रीम कोर्ट नहीं, में वो इलेक्शन कमीशन लेके गया था, पेशावर हाई कोर्ट ने हाँ पीटीआई के हक में रिवर्स फैसला किया दे दिया, जी। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट आ सुप्रीम कोर्ट आ गया, इलेक्शन कमीशन भी तो पार्टी बन गया ना। तो नहीं, इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया है। देखें जो रेगुलेटर होता है ना, अब आप ये ऐसे सर ना हिलाएं, बात समझने की कोशिश करें और लॉजिकल बात करें। जो जो भी होगा ना रेगुलेटर, वो फैसला एक करता है, वो कौसा लीगल होता है, मतलब आप समझ लें कि आधा पचदा वो निज़ाम इंसाफ है वो भी ना, जैसे पैमरा है, सही जैसे है। ओगरा है, ठीक जैसे है। नेपरा है, जैसे स्टेट बैंक है। ठीक है। ये रेगुलेटर जब एक फैसला देते हैं तो उस फैसले को इन्हें डिफेंड भी करना पड़ता है। अगर वो डिफेंड ना करें तो फैसला क्या हुआ फिर? तो फिर तो अगर रिजर्व सीट्स पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसला दिया और उसके बाद उसको डिफेंड कर रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, तो फिर हाँ, उसके ऊपर कौन क्रिटिसिज्म क्यों कौन आ डिफेंड कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो 8-5 वाला जो फैसला था रिजर्व सीट्स के ऊपर, जस्टिस ये मंसूर अली बात शाह, कैसे कनेक्ट कर रही हैं आप इससे? ऐसे कि अगर इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया और उसके बाद उसको डिफेंड करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक आ गए, कौन? इलेक्शन कमीशन, हाँ तो इस तरफ फिर दूसरे जजेस हैं जो रिजर्व सीट्स वाले फैसले पे अपने फैसले को डिफेंड कर रहे हैं, हाँ। वो उस नहीं पे नहीं नहीं, क्रिटिसिज्म वो आ डिफेंड जाता कर रहे है। हैं लेटर्स के जरिए। मैं तो एक आपको कानूनी पोजीशन बता रहा हूँ, आप पर्सनल उसमें चली गई हैं। वो तो जजेस अपने पर्सनल लेटर्स लिख रहे हैं, वजाहतें जारी कर रहे हैं, उसकी बात कर रही हैं आप। वो मैं बात नहीं कर रहा भाई, मैं तो आपको एक रेगुलेटर के राइट्स बता रहा हूँ, रेगुलेटर का जो प्रिंसिपल है वो बता रहा हूँ कि उसने जाके डिफेंड करना है बड़ी अदालत में। तो इसमें उन्होंने किया, उन्होंने उनके हक में दे दिया, लेकिन है। उसके बाद काजी फायद ईसा को जितनी गालियाँ निकाली, गंदी गुफ्तगू की गई, उनके खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा किया गया, डॉलर कमाने के लिए बाहर बैठे लोगों ने, यहाँ बैठे लोगों ने, उन पे कत्ल के फतवे लगे।
अब वो क्या, सब अब गलत है। अदलिया ठीक हो गई आप है, समझते उनके हैं जाने के बाद ठीक हो गई आप है। समझते हैं कि बल्ला ले लिया गया वो ठीक फैसला था? हाँ बिल्कुल ठीक, कानूनी तौर पे वो ठीक फैसला था। अब आप जब, लेकिन अगर उसको यूं देख लें कि लार्जर बेनिफिट के लिए, इलेक्शन के प्रोसेस को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए अगर दे दिया जाता, जिसकी कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी व्हाई डू एक यू, रीजन तो है। ठीक है, व्हाई डू यू वांट सेपरेट रूल्स फॉर पीटीआई एंड सेपरेट सेट ऑफ रूल्स फॉर अदर पॉलिटिकल पार्टीज? आई डोंट व्हाई? वांट नहीं सेपरेट नहीं, रूल्स फॉर आपकी बात से ये पीटीआई लग रहा एंड है कि आप पीएमएल। चाहती हैं, आप या आप दूसरे लोग चाहते हैं, और मैंने पीटीआई का रवैया ये देखा है, वो कहते हैं हमने गलती की उसकी बात मत करो, जरूर हमने करें। कोई फ्लॉ है उसकी बात मत करो, हम कानून की खिलाफवर्जी करें मत बात करो, लेकिन तुम लोग जो है ना नहीं, हमारा साथ है। पीटीआई के ऊपर जितना क्रिटिसिज्म किया जाए, उनके लॉयर्स ने जिस आपका सवाल भी तरीके तो से, ऐसे ही है ना, आपका सवाल, कैसे? एक तरफ आप कह रहे हैं मैं हुकूमत में 3.5 साल रह के निकला हूँ, एक सूबे में आपकी 12 साल से हुकूमत है, अब आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होने का दावा भी करते हैं, फिर आपके अपने प्रिंसिपल्स और कानून पे अमलदारी अगर ये है कि आप कहते हैं मैं नहीं कराता इलेक्शंस, या मैं बस गोलमाल करवाऊंगा, हाँ। लेकिन मैं सबसे सच्चा भी हूँ, मैं मुर्शद भी हूँ, मैं पैगंबर भी नौज़बिल्ला हूँ, मैं ईमानदार भी हूँ, ये इतना तजाद, आप या तो गलत कहें, behavior या तो है। आप कहें कि हमारे राइट्स खत्म हो गए उससे बोलने हम के, क्रिटिसाइज कर क्वेश्चन सकते करने हैं, के, लेकिन लोगों को तो उस मतलब वो भुगतना तो हम नहीं इस पे चाहिए फंसे ना, रहेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। क्योंकि ये इससे निकलना जरूरी है, इस नहीं निकल वाली चीज सकेंगे से। आप, अगर आप 2 सेट ऑफ रूल्स रखेंगे, आप अगर ये इंसिस्ट करेंगी कि पीटीआई को लाडले के तौर पे मैं लोगों ट्रीट की किया बात जाए। कर अब रही हूँ। मुझे बताएं, मुस्लिम लीग नून का Why must people suffer? व्हाई मस्ट पॉलिटिकल पार्टीज लीडरशिप शुड नॉट बी रिस्पांसिबल? टेल मी। They should be. ठीक भाई, बस बात Hold them खत्म, accountable. बात खत्म, बात खत्म। जब मैंने एक बंदे को लीडर बना लिया अपना, मैंने बाय चॉइस, वो लीडर मुझे कुएं में गिरा रहा है ले जाके, चलें ठीक है, ठीक है, तो वो लीडर मुझे कुएं में गिरा रहा है। सही है। अगर मैं कोई फैसला करता हूं, कोई भी फैसला मैं करता हूं, उस फैसले के मुझे नुकसान होते हैं, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। अगर लोगों ने उसको लीडर बनाया तो लीडर शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ। और इतने लोगों के आप But then लीडर, again, judiciary also has some responsibilities when we are living in a democracy. जुडिशरी का जो, वो फिर बात वही है ना, बात वही है। आपने कभी इस तरह मुझसे ये नहीं पूछा नवाज शरीफ को सजा दी थी 5 जजेस ने, वो उनमें से कितने करप्शन के इल्जाम थे उन पे, आपने कभी इस पे बात नहीं की। आपने कभी नहीं कहा हमने जुडिशरी अक्सर को, जुडिशरी को भी आपने रगड़ा कभी नहीं लगाया। कहा कि नवाज शरीफ को जब सजा दी गई थी ना, जुडिशरी को ऐसे नहीं करना चाहिए था। wasn't here जुडिशरी की at that time. दुनिया में नहीं थी आप, I mean, नहीं इस थी कुर्सी दुनिया पे में। वरना हम बात अगर करते हैं यही इसके जजेस ऊपर। थे ना, हाँ, यही जजेस थे ना, जिंदा थे तब भी, आज भी जिंदा हैं। सही है। इन्होंने ही नवाज शरीफ को सजा दी, इन्हीं को आप कह रही हैं कि ये तो वो तो पीटीआई को चले ना गए कह रहे ना। कुछ। क्यों, कहाँ चले गए? ये Some of them. एजाजुल हसन नहीं था उसमें? हाँ थे, अब अहमद- चले गए ना। तो ना, मैं फैसले की बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ को फैसले देने वालों में था, पीटीआई की फैसले देने वालों में था, इजाजुल ऐसे नहीं थे ना। थे। इस रिजर्व सीट्स वाली जजमेंट में ये बैट सिंबल में नहीं थे पहले इजाजुल वाले ऐसे। में, फैसले में। बैट सिंबल। मुझे अब एग्जैक्ट चलें, केस का नहीं पता, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये वही सारा लाहौरी ग्रुप ही है ना लाहौरी ग्रुप। तो मुझे बताएं कि अदलिया तो वही है। आज से 2 साल 4 साल पहले कोई फैसले थे, आप कहती मैं उस वक्त यहाँ नहीं थी। अगर आप उस वक्त माइक के सामने नहीं बैठी थी तो तारीख तो नहीं बदल जाएगी ना, नहीं तारीख की बिल्कुल सच्चाई भी नहीं बदलेगी। बदलेगी। और जो तो उस टाइम पे भी आपको- गलत तो हुआ वो फिर गलत था, बस, नवाज शरीफ के साथ हुआ तो गलत था। मैं इसीलिए तो कल हम मैं यही क्या- बात कर जुल्फ़िकार रहे अली थे भुट्टो के कि जब साथ भी उनके गलत साथ हुआ। गलत हुआ तो जुल्फ़िकार उन्हें अली स्ट्रीट एजिटेशन करनी चाहिए थी। नहीं ना, आप हर बात का जवाब सुप्रीम एजिटेशन नहीं होता। स्ट्रीट जब आप सियासत और जमहूरियत के जरिए आप अपने हकूक लेना चाहते हैं ना, हर चीज़ स्ट्रीट एजिटेशन नहीं होती। इसमें नेगोशिएशंस भी होती हैं, एजिटेशन भी होती है, टू सम एक्सटेंट होती है। मारो मर जाओ नहीं होता जमहूरियत में और सियासत में। आप कह फिर के जी हम एक दहशतगर्द ग्रुप हैं या हम एक जिहादी ग्रुप हैं, क्या आप डिक्लेयर करें अपने आप को? हम मिलिटेंट ग्रुप हैं, हम मुसल्लह जदोजहद करेंगे, जो अली मीन गंडापुर कह रहा है। एक तरफ रहे ना, आप कह रहे हैं मैं सियासी और जमहूरी हूँ लेकिन मैं बंदूक उठा के अपना हक लूंगा। नो, प्रोटेस्ट तो होते हैं प्रोटेस्ट इस डेमोक्रेसीज तरह में। नहीं होते। आप लंदन में भी होते हैं, मिलियंस ऑफ लोग निकलते हैं हाँ। 2 घंटे के लिए। अब कराची में वो चंद एक लोग बैठे हुए हैं वो तो सिर्फ फिरका वाराना फसाद शुरू करवाने के लिए, क्योंकि ईरान जो है वो इस वक्त बैकफुट पे है। ईरान को शदीद शिकस्त हुई है मिडिल ईस्ट में, वो उसके बदला यहाँ अपने एजेंटों के जरिए लेना चाह रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके। तो मुझे तो ये गेम नज़र आ रही है कि सबसे बड़ा शहर कराची है, आपने उसको वो ब्लॉक कर दिया सिर्फ इसलिए कि केपी में एक मसला हुआ हुआ है जहाँ पे आपकी अपनी हुकूमत है, वहाँ आप धरना नहीं दे रहे
केपी की हुकूमत से काम, इतनी बड़ी मुनाफकत ये 20-25 लोग करें, सड़कें बंद कर दें लोगों के। आपने वो कमेंट्स पढ़े हैं कितनी तकलीफ में कराची के लोग? तो आपको ये उनके हक नहीं है जमहूरी और सियासी, सिर्फ इन्हीं इंतशार पसंदों के हक है जमहूरी। जब दिल करता है इस्लामाबाद आगे बंद कर दें, कराची बंद कर दें, वाई दुनिया में कहीं नहीं होता। बंद करने को मैं भी जस्टिफाई नहीं कर रही, बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट पे पाबंदी भी नहीं होनी चाहिए। प्रोटेस्ट पे पाबंदी नहीं है, किसने कहा? देखिए फिर आप, ये है वो चीज जिससे मेरा, जैसे आप कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट नहीं होना, प्रोटेस्ट पे पाबंदी कहाँ है? प्रोटेस्ट नहीं करती मैंने नहीं सियासी ये कहा, जमात। मैंने कहा लोगों की जिंदगी ना करें, जाके F9 पार्क में प्रोटेस्ट करें। हाँ सही है, तो कर ले, संजानी पार्क पे जलसा मतलब हुआ, आप ये कह रहे हैं कि एतराज प्रोटेस्ट किया नहीं होना चाहिए, तो मैं उस पे कह रही हूँ कि प्रोटेस्ट ना, आपने लफ्ज यूज किया था सुप्रीम एजिटेशन, स्ट्रीट एजिटेशन मैंने कहा था। अच्छा स्ट्रीट एजिटेशन, स्ट्रीट एजिटेशन का क्या मतलब है बताएं? हाँ, गलियों में मार कुटाओ। आई डोंट कंसिडर पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक। मार कुटाई पे जब आप वायलेंस पे आ गया, तशद्दुद जहां पे शामिल हुआ, वहां लड़ाई हो गई शुरू। वो सियासी और जमहूरी जद्दोजहद नहीं रही जहां लड़ाई मार कुटाई शुरू हो गई गलियों में। ना, ये ना करें। चलें, जनरल फैज हमीद भी अरेस्ट हुए। हाँ, बहुत बड़ा काम हुआ, और इसलिए बड़ा काम हुआ कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में, और लोगों को लगता था लिफ्ट कराई गई, उन पे हाथ से नहीं डाला जाएगा लेकिन उन्हें लिफ्ट करवाई। हाँ, मैंने भी उन्हें लिफ्ट नहीं करवाता था, वो कहते थे। तो उन्हें DGI से किसी को साबिक को गिरफ्तार करना, उनको फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और मैं ये भी समझता हूँ कि बात यहाँ तक रुकनी नहीं चाहिए। और मैं मीडिया की ख़ास तौर पे बात करूँगा कि मीडिया में जिन लोगों को हायर किया गया, जिनको हराम खिला खिला के पाला गया, जो बाप आप पे चढ़े हुए हैं, वो जो बाहर बैठे हैं और यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, वो आज भी अपना खाना फ़ौज से ले रहे हैं और फ़ौज के ही ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के भी, और उनके साथी जो बाहर बैठे हैं उनके ज़रिए, उनके साथ मिल के ये फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुझे फ़ौज की पॉलिसी की समझ नहीं आ रही, वाकई मैं समझ नहीं सका। इसमें उससे तो बहुत विजडम हो, इतनी विजडम हो जो मेरी खोपड़ी में नहीं समा रही। मेरी खोपड़ी छोटी है ना, तो उसमें समा नहीं पा रही वो विजडम कि फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए वो लोग करवा रहे हैं, बाहर वालों से भी और अंदर भी। वीडियोस और ऑडियोज और कंटेंट एक्सचेंज हो रहा है। We are too naive to understand उन this. लोगों के जरिए जो यहाँ बैठे हैं और फौज से आज भी हराम की कमाई ले रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। तो जनरल फैज़ का बहुत अच्छा है, लेकिन फ़ौज को ये भी देखना चाहिए कि मीडिया में जो कुछ उनके लोगों ने किया और आज भी कर रहे हैं, ये जब तक लोगों का जहन गंदा करने बाज नहीं आएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो और जनरल फैज़ का केस का फैसला भी आना चाहिए 2025 में, मुझे उम्मीद है। चलिए हम उस तरफ आते हैं कि 2025 में क्या क्या होएगा, तो फिर आप बताइएगा कि आप ये एक्सपेक्ट करें या नहीं। 2025 में अभी नहीं, अच्छा अभी हाँ, होल्ड ऑन। तो फैसला आएगा जनरल फैज़ का इंशाल्लाह। अच्छा, 26 अमेंडमेंट भी कह लें, कंप्लीट कर मिसाल होनी चाहिए इसमें, किसी की ज़ाती ख्वाहिश जो भी हो या ज़ाती रंजिशें जो भी हों, मुल्क और कौम के लिए जो बेहतर हो वो फैसला होना चाहिए। मैं तो उसको सपोर्ट करूँगा, और उसमें ज़ाती अगर मुझे कोई सेक्रीफाइस भी करना पड़ा, आई डोंट माइंड। मुझे कोई उनसे शिकायतें जो थी मैंने पब्लिक कर दी हैं। मेरा यही है सब कुछ। और उन्होंने अगर जुर्म किए हैं, उनको सजा मिले, नहीं किए तो छोड़ देना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। 26th अमेंडमेंट भी पास हुई है। डू यू थिंक कि पार्लियामेंट ने स्पेस गेन की है इससे? यस एंड नो। और उसकी वजह यह है कि इसमें 26th अमेंडमेंट जो पास हुई है ना, इसमें सिर्फ पार्लियामेंट का रोल नहीं था। ये एक हाइब्रिड गवर्नमेंट है, ये तो आपको पता है ना। तो हाइब्रिड गवर्नमेंट में ये जो पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री की आदत है, दोनों का ये कंसेंसस था कि ये होनी चाहिए, और उन्होंने ये की है। और इस उम्मीद पे की है कि जो जुडिशल एक्टिविज़म है, जुडिशरी जो अदलिया जो है वो किसी भी हुकूमत को चलने नहीं देती थी और नाजायज़ काम करती थी, और नाजायज़ स्पेस जो है, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट ने स्पेस ली हुई है पार्लियामेंट की, दूसरे जुडिशरी आके वज़ीर आज़म को फांसी लगा दो, घर चढ़ा दो, और उनके बिहाफ पे इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे ये सारा कुछ करती। इस्टेब्लिशमेंट की पिट्ठू थी अदलिया। अच्छा। अब अदलिया के पास आपने वो कुल्हाड़ा वापस ले लिया जो वो इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे सिविल वज़ीराए आज़म की गर्दनों पे चलाती थी। इतना फ़र्क पड़ा है, और मैं इस फ़र्क को सपोर्ट करता हूँ। और इसमें ये भी नहीं होना चाहिए कि अब पार्लियामेंट अपने आप को जल्लाद समझना शुरू कर दे।
पार्लियामेंट को भी अवाम की सोच, अवाम की फलाह के लिए, अवाम के भलाई के लिए काम करने चाहिए। और यहीं पे फिर मैं आता हूँ इमरान खान की, जब आप बात करती हैं तो यहीं पे सियासतदानों को कुर्बानी देनी चाहिए, जो नून लीग कह रही है, जो पीपल्स पार्टी कह रही है। और हो सकता है वो पूरे खुलूस नीयत से ना कह रहे हों, लेकिन बहरहाल जो बड़े लीडर होते हैं, जो जिसको आप लफ्ज़ आपने बोला था कल, एक सेक्रीफिशियल, जो सियासी लीडर होता है ना बड़ा, उसको सेक्रीफिशियल होना चाहिए, उसको कुर्बानी अपने, लाइक अ सैक्रिफिशियल एनिमल। नॉट लाइक सेक्रीफिशियल एनिमल, लाइक सेक्रीफिशियल लीडर, उसमें खुद ही होनी चाहिए, सेल्फलेसनेस। लेकिन सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, खुद गर्जी नहीं होनी चाहिए, और गर्ज आलूदा नहीं होना चाहिए उसका ज़मीर। सही। उसका ज़मीर होना चाहिए कि ठीक है, मुझे इक़्तिदार नहीं मिला, 2 साल 4 साल मेरे से ज्यादती हुई है, बेइंसाफ़ी हुई है, ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गया ना, 30-35 साल बाद, 40 साल बाद उसको इंसाफ मिला, तारीखी तौर पे तो करेक्ट हो गया ना एक चीज़। तो नुकसान होता है लीडर्स का, मर जाते हैं, इक़्तिदार से निकल जाते हैं, लेकिन अपना नाम और अपनी लेगेसी छोड़ जाते हैं, जो लालच नहीं करते। और देख लो अब तीसरी नस्ल उसकी इक़्तिदार में आ जाएगी, आई हुई भी है। तो इमरान खान को ना अपनी ज़ात से बाहर निकल के सोचना चाहिए, अपनी लेगेसी के बारे में सोचना चाहिए। और जब बंदा मिड 70s में हो, तब तो उसे लाजमी अपनी लेगेसी के बारे में सोचना चाहिए। तो ये फ़र्क है सही उसमें। है। तो मैं समझता हूँ अदलिया के अच्छा, साथ आपने बिल्कुल ठीक बात हुआ, की है कि लेकिन अदलिया के सारा साथ अदलिया ठीक के हो। साथ सारा ठीक नहीं सही हुआ। है। अभी भी अदलिया के अंदर ऐसे ऐसे अनासर हैं। इतने तो पर काट दिए हैं, बहुत नहीं, क्या पर काटे हैं इसलिए कि अभी पंजे काटे हैं, अभी पर नहीं काटे, और अपने परों पे वो परों को पंजे बनाने की कोशिश करें, विच इज अच्छा, रॉन्ग। आपने कहा है इस मुल्क कि को आगे चलने दें। अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट, मतलब आपने हाइब्रिड रिजीम की बात किया, उसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी है और जुडिशल भी। जुडिशल को आपने कर लिया जो आपने करना था उनके साथ। आप नहीं समझ रहे कि इससे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एज इन के एक साइड से जुडिशरी उनको कंट्रोल कर सकती थी किसी भी वजह से। पहले तो हमने देखा कि जुडिशरी साथ रही, इस्टेब्लिशमेंट की बेहस पे काम करती रही, लेकिन अब आके हम देख रहे थे कि कुछ सेम पेज नहीं था अदलिया का और मिलिट्री का। तो वो उससे मिलिट्री ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुई है? देखिए, अब बड़ा अच्छा सवाल है, और मेरे ख्याल इस पे हमें ईमानदारी से बात करनी चाहिए थोड़ी सी, और क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारा हक है इस पे। इन द शॉर्ट रन यू आर राइट, ठीक है, लेकिन इन द शॉर्ट रन मैं इस आपको एक दूसरी साइड दिखाता हूँ इसकी। मैं ये बात पब्लिकली पहली दफ़ा करने लगा हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा ये करने को, लेकिन चले लोगों को पता चले। और इससे मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई अनरेस्ट क्रिएट हो या नेगेटिविटी कोई पैदा हो, क्योंकि इस मुल्क को पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, नेगेटिविटी की नहीं। मैंने आपको सिंबॉलिकली एक चीज़ बताई है कि अदलिया कुल्हाड़ा थी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में, जो गर्दन पे गिरता था सिविल वज़राए आज़म के। तो पार्लियामेंट को दो तरफ से हमेशा खतरा रहता था, ठीक है। अब एक तरफ का खतरा पार्लियामेंट के ऊपर खत्म हो गया है, You really think so? कम हो गया है। क्योंकि Yes, अभी yes, भी कुछ ऐसे जजेस yes, भी तो हैं कि जो इस पार्लियामेंट के अगेंस्ट भी यूज हो बिल्कुल जाए, हो हैं। सकता है इन्हीं की तरफ से। वो उन जजेस के पास, अल्लाह भी तो हम पे मेहरबान हो सकता है ना कभी। खुशकिस्मती उन ये जजेस मुश्किल के ही लग हाथ रहा में इस वक्त कुल्हाड़ा नहीं है, उनकी नीयत खराब है, मानता हूँ आपकी बात, लेकिन उनके हाथ में वो ताकत नहीं है अब। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त आप समझें कि पार्लियामेंट का जो दम घुटा हुआ था ना, यहाँ पे गर्दन पे हाथ रख के उसका सांस बंद हो रहा था ना, अब उसकी गर्दन से हाथ हट गए हैं, अब पार्लियामेंट सांस ले सकती है। अब ये शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो पार्लियामेंट को बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन जितना फ़ायदा हुआ है उतनी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अब फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पार्लियामेंट, इस वक्त दो ताकतें हैं सिर्फ, पहले तीन थी, और तीन में से दो पार्लियामेंट के खिलाफ थी, अब दो रह गई हैं। एक पार्लियामेंट है, एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ठीक। और दोनों का इस वक्त जो है कंसेंसस है कुछ चीज़ों पे। मेरी दोनों से दरख्वास्त है कि लड़ें मत आपस में, इसमें से मुल्क को निकालें और एक चीज़ें सेट कर दें, अपना अपना दायरा कार सेट कर लें। और इसमें दायरा कार अभी हाइब्रिड है, और हाइब्रिड में आपको लगेगा कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट बहुत ताकतवर होगी, लेकिन नहीं हुई। उसने अपनी स्पेस नहीं ली। अदलिया के बाहर निकलने से जो कुल्हाड़ा था अदलिया का हट गया ना, उसके बाद मिलिट्री की इंटरवेंशन बड़ी नहीं है, वही है जो थी।
तो अब पार्लियामेंट का काम ज़्यादा नज़र आ रहा है, आना चाहिए। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से भी ज़्यादा इस वक्त जिम्मेदारी पार्लियामेंट की है कि वो परफॉर्म ऐसा करे। आज मैं देख रहा था उड़ान पाकिस्तान का, वो जो दिखा रहे थे, तो कुछ चेहरे मुझे नज़र आ रहे थे। मैंने कहा ये एक ही ख़ानदान के दो दो तीन तीन चेहरे भी हैं, ये क्या है? इस मुल्क में बहुत टैलेंट है, उस टैलेंट को आगे लेके आए पार्लियामेंट। इन एफिशिएंट लोगों को बाहर करे, डेडवुड निकाले, प्राइवेट सेक्टर की तरह सोचे, प्राइवेट सेक्टर की तरह काम करे, प्राइवेट सेक्टर की तरह लोगों को, अच्छे लोगों को, जवान लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे। अपनी हुकूमत में नया ब्लड आए, नया आइडियाज़ आए, नई सोच आए, नई एनर्जी आए, तब पार्लियामेंट अपने आप को परफॉर्म कर सकेगी सही तरीके से। और अगर पार्लियामेंट ने ये जो उन्हें ब्रीदिंग स्पेस मिली है इसको ज़ाया किया, तो फिर पार्लियामेंट एक्सपेक्ट ना करे कि हमारे जैसे लोग हमेशा सिविल सुपरमेसी के लिए कुर्बानियाँ देते आएंगे बगैर किसी लालच के। और इस पे पार्लियामेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए इस साल में, और बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। लोगों के लिए सोचना चाहिए, खर्चे कम करें। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इकॉनमी ठीक हो रही होगी लेकिन अभी बहुत कुछ, अभी लोगों की ग्रोसरीज के खर्चे बढ़े हुए हैं, कम होते नजर नहीं आ रहे, यूटिलिटीज़ के बिल बढ़े हुए हैं, किराए बढ़े हुए हैं, पेट्रोल की कीमत बहुत है, लोगों के लिए आसानी नहीं हुई। स्टॉक मार्केट बेशक बढ़ रही है। सही है। वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द 26th अमेंडमेंट, तो इस दौरान में एक चीज़ ये भी हुई कि पीटीआई के जो एमएनएज थे उन्हें पार्लियामेंट के अंदर घुस के वहाँ से अरेस्ट किया गया। उसके ऊपर एक कमेटी भी बनी या कमीशन जो भी था कि इन्वेस्टिगेट करेगा। फिर वो हमने देखा कि प्रोसेस उस तरफ तो चला या नहीं चला, ये डायलॉग्स शुरू हो गए हैं। तो डू यू थिंक कि इस तरह चीज़ें बस जब मतलब आप शुरू करेंगे उन्हें किसी अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे तो उससे कोई पार्लियामेंट में कोई बेहतरी आएगी, कोई बेहतरी का रास्ता निकलेगा? बहुत मतलब आपको मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे थ्रेड्स ऐसे होते हैं जो अनटाइड रहते हैं बहुत अरसे तक, हर केस का कंक्लूजन नहीं होता। मेजर इश्यूज जो है ना, देखिए, फिश स्टार्ट्स रॉटिंग एट द टॉप, एट द हेड। ये चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि मछली सर से ख़राब होना शुरू होती, गलना, जब उसमें वो मछली पड़ी हो अगर ख़राब होना शुरू, पहले उसका सर ख़राब होता है फिर नीचे आता है। तो इसी तरह सिस्टम भी इसी तरह होता है, पार्लियामेंट भी इसी तरह है, ये निज़ाम सारा है कि आप ऊपर से बड़ी चीज़ें जो है ना पहले वो ठीक करें। ये छोटी छोटी वो अंदर घुस गए, वो उनको पकड़ के ले आए, वो ऐसे हो गया। ये जो है ना, हमने, मीडिया ने ख़ास तौर पे लोगों को इस तरफ लगाया हुआ है छोटे इश्यूज़ पे। हम मीडिया जो है लोगों की तवज्जो बड़े मेजर इश्यूज़ पे आने नहीं दे रहे। पहले बड़े मेजर इश्यूज़ को हल करें, फिर छोटे इश्यूज़ की बारी आएगी। मैं सैलाब में फंसा हुआ हूँ, मेरे पास खाने के लिए पेट में है नहीं, और मैं देख रहा हूँ मेरी साइड टेबल पे टेबल लैंप किस डिज़ाइन का पड़ा हुआ है, ये नहीं मैं सोच सकता उस वक्त। मेरे घर में पानी आया हुआ है, मैंने पानी निकालना है पहले, फिर मैंने उसको पेंट करवाना है, फिर मैंने फर्नीचर बदलना है, फिर मैं साइड टेबल पे लैंप का सोचूंगा ना। ये जो हम मीडिया हम फोकस करवा देते हैं लोगों का, देखो ये जो साइड टेबल पे लैंप नहीं पड़ा हुआ ना, ये ओ भाई सैलाब आया हुआ है। लैंप ज़्यादा एस्थेटिक है तो फिर लैंप का सोच नहीं, एस्थेटिक्स बाद में आते हैं, पहले फंडामेंटल्स आते हैं, पहले बुनियादी ज़रूरियात हैं इंसानों की। फूड है, शेल्टर है, हाउस, घर है, खाना है, तालीम है, सेहत है, सड़कें हैं, मतलब ये सारी चीज़ें होंगी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इस पे फोकस करें, इन चीज़ों को ठीक करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें, इकोनॉमी को इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत लो है इस वक्त, उसको बेहतर करें। तो ये तब जाके ये चीज़ें जो है ना किसी स्टेज पे, और ये मीडिया को करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मेजर इश्यूज जो हैं उनको पार्लियामेंट सॉल्व करे, मुज़ाकरात कामयाब हों और मिनिमम कॉमन एजेंडा हो जाए तमाम सियासी जमातों के दरमियान। लेकिन मुझे ख़तरा तो नहीं मैं कहूँगा, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान से बाहर बैठे कुछ लोग हैं और उनके एजेंट यहाँ बैठे भी हैं जो मीडिया में भी हैं और जिनको फ़ौज के अंदर से भी सपोर्ट हासिल है। वो ये चाहते हैं कि इमरान खान मुज़ाकरात ना करे और वो दबाव डाल रहे हैं। अब तो इमरान खान भी मुझे लगता है उनका हॉस्टेज है, इमरान खान फंसा हुआ है। इमरान खान मुज़ाकरात करना चाहता है, उसकी सारी लीडरशिप यहाँ की मुज़ाकरात करना चाहती है, बुशरा बीबी मुज़ाकरात करना चाहती है और मुफाहमत करना चाहते हैं, क्योंकि इन सबको समझ आ गई है कि लड़ के दीवार से टकरे मार के नहीं जीत सकेंगे। जो मैं कह रहा हूँ आपको, अपनी कुर्बानी दे देना, या तो खुद गोली के सामने खड़े हो ना, लीडरशिप वर्कर्स को आप खड़ा कर देते हैं, खुद भाग जाते हैं, ये ना करें ना। मैं आपको कहूँ आप जाके टेक अ बुलेट फॉर मी और मैं खुद पीछे बैठा रहूँ कमरे में, इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे अपने जूनियर से पहले गोली मुझे खानी चाहिए। तो
ये नहीं कर सकते ना, तो फिर लोगों को ना मरवाएं। तो खान को समझ आ गई है। मसला ये है कि बाहर जिनके डॉलर लगे हुए हैं ना, हमारे प्रोग्राम में लोग आते हैं पीटीआई के, वो ये बात करते हैं कि ऐसा गंदा से गंदा और गलीज कैरेक्टर का शख्स बाहर गया है, और मीडिया के थे बहुत सारे उसमें से, जो बाहर बैठ के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो नफरत फैला रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो वहाँ पे पैसे बना रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए और चंदा इकट्ठे कर रहे हैं लॉबिंग करने के नाम पे, और ख़ुद उनकी मौजें लगी हुई हैं। खान यहाँ जेल में है, लीडरशिप मुश्किलात में है और आगे बढ़ नहीं पा रहा, ना मुल्क ना पीटीआई। पीटीआई आपके ख्याल में इक़्तिदार में नहीं आ सकती? अगर पीटीआई सही रास्ते पे चले, पुरअमन रास्ते पे चले, जब भी इलेक्शन होंगे इक़्तिदार में आ सकती है। ये कोई मैं बहुत बड़ा आपको फॉर्मूला तो नहीं बता रहा, लेकिन वो जो दोहरी शरीयत वाले हैं ना, सरप्राइजिंग है और वैसे। उनके साथ उनके यहाँ एजेंट जो हैं जिनको फौज के लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं अंदर से अभी भी, वो असल प्रॉब्लम की जड़ है। वो खान को चाहते हैं, खान अल्लाह माफ़ करे, वो चाहते हैं खान की ज़िंदगी रहे ना रहे, वो चाहते हैं खान जेल में सारी उम्र बेशक रहे, लेकिन लड़ जाए मर जाए। ये नहीं होता, सियासत और जमहूरियत ऐसे नहीं होती, आप भी समझें। आपका भी बाज़ औक़ात ये, कल भी ये सवाल था, जज्बाती हो जाए। हाँ स्ट्रीट एजुकेशन क्यों नहीं की, वो बेइंसाफ़ी हुई तो लड़ जाना। बेइंसाफ़ी हो तो लड़ना चाहिए, लड़ने का तरीका सिर्फ वायलेंस नहीं होता, आप खड़े हो जाए अपने ना हो, मौक़िफ़ पे। लेकिन प्रोटेस्ट आई थिंक इज नॉट रॉन्ग। हर चीज़ प्रोटेस्ट से नहीं होती। सर आप एहतजाज करेंगे तो आपने प्रोटेस्ट करके देख लिया? ये मैं मानती हूँ करके देख लिया, क्या ये मिला? मैं मानती हूँ कि बताएं। प्रोटेस्ट लास्ट सोल्यूशन मैं होना आपको चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूँ, लास्ट वेरी सोल्यूशन। वेरी हम्बली, जी, प्रोटेस्ट लास्ट सोल्यूशन होना चाहिए, देयर आई एग्री विद यू। you very लेकिन much. यहाँ पे प्रोटेस्ट के बगैर कुछ होता भी तो नहीं है, नहीं। कोई कुछ सुनता भी तो नहीं है। इस कल्चर को खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए ना, तो फिर अकल इस्तेमाल करें ना। किस लिए अकल? अकल ने किस लिए दिया? आप कहते हैं मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं ज़्यादा अकलमंद हूँ, तो फिर इस्तेमाल करें, स्मार्टनेस इस्तेमाल करें। तो वायलेंस क्यों? मैं आपसे मुराद आपके लोग, पाकिस्तान के लोग, पीटीआई के लोग, मुझे एक बात बताएं, 2014 से, ठीक है, राहील ने, तारिक ने, और फिर उसके बाद बाजवा, फैज़, रिजवान भी था बीच में एक। जनरल तारिक कौन है वैसे, आप काफ़ी जिक्र करते हैं। तारिक खान वो राहील शरीफ के साथ कोर कमांडर था एक, और अच्छा। वो ये सब वही है ना, मैं क्या कहूँ अब इसको छोड़ें। ठीक है। ये इमरान खान के ज़रिए इस मुल्क में जिन्होंने फसाद फैलाया है ना, वो ये उनमें से एक शख्स है, आसिम सलीम बाजवा। तो इनकी वजह से इस मुल्क में फसाद है सारा। अब तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं, गोल्फ खेलते हैं आराम से, ठीक है, और हैप्पी आवर है। खैर, मैं ये बात कर रहा हूँ कि 2014 से, आप प्रोटेस्ट की बात कर रही हैं ना, 2014 से इस मुल्क में क्या हो रहा है? 12वां साल शुरू हो, 2025 शुरू हो रहा है ना, कल से 12वां साल शुरू हो जाएगा। 2014 से आज तक मुझे हिसाब दे दें, ये सारे जिनका मैंने नाम लिया, साथ इन जजेस को मिला लें, आसिफ सईद खोसा को, साकिब निसार को, अजमत सईद शेख को, एजाजुल एहसन को, एजाज अफजल को, और भी जितने भी हैं इनको मिला लें साथ। फिर ये मीडिया के लोग जो हैं इनको मिला लें, एयरवाइक के ओनर्स को मिला लें, बोल के ओनर्स को मिला लें। आप बताएं 14 साल में आपने जो किया इस मुल्क में, आज कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करके दिखाएं ना मुझे, बताएं क्या खोया क्या पाया आपने अपनी साजिशों से। इन तमाम लोगों से मैं इंडिविजुअल से पूछता हूं, मेरे सामने बैठे हो तो मैं इनके मुंह से सामने पूछूं, बताओ तुमने क्या खोया और क्या पाया 11 साल में, 12 साल में? बताओ, जवाब दो मुझे, क्योंकि मैं टैक्स पे करता हूं, जिससे आज भी आप लोगों की याशियां चल रही हैं, रिटायरमेंट के बाद भी, जजों की भी, जर्नलों की भी, और हमारे टैक्स के पैसे से मीडिया वालों के, जर्नलिस्टों के मुंह में भी हराम का लुकमा जो डालते हैं फौज के लोग, वो भी हमारे टैक्स के पैसे ही है ना, आज भी डाल रहे हैं उनको। मुझे बताएं इन 12 सालों में क्या लॉस एंड वो क्या होता है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करें ना, बताएं इस मुल्क को क्या दिया क्या लिया। इस सारे हंगामों ने, आप एजुटेशन हो जाए, हर चीज़ प्रोटेस्ट नहीं होती, मे बी द लास्ट रिजॉर्ट, उसका भी टाइम लिमिट होता है। ये नहीं आगे बैठ गया जी मैंने जी 226 दिन, पता नहीं कितने 326 दिन धरना दिया तो बड़ा आपने रिकॉर्ड कर लिया, कायम आपका उसमें आ गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। सो व्हाट, मुल्क ने क्या गेन किया उससे? एपीएस का वाकया हो गया, इतने बच्चे शहीद हो गए फौजियों के, अपने इस कौम के बच्चे, क्योंकि तवज्जो इधर थी। और राहील शरीफ तो वो दोस्त था कोर कमांडर एपीएस का, वाकये के वजह वहाँ पे कोर कमांडर था, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। इतनी बड़ी नाअहलियत
क्योंकि सियासत में मुलव्वस थे ना। तो मैं ये सवाल पूछता हूं आज, तो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करें, क्या खोया क्या पाया। फिर ये आपको भी मैं कह रहा हूं आज, अच्छा, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप भी सोचें इस पे और लोगों को बताने, क्योंकि आप मुझे आपने करना, कह रहे हैं आप ना, मीडिया थ्रेटन तो नहीं करे। मीडिया की मीडिया वेव्स पे आपने रूल करना है, अच्छा, मैंने नहीं करना। एजिटेशन इज नॉट द लास्ट रिजॉर्ट इवन इन अ पोलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक सेटअप, स्ट्रगल और मूवमेंट। वो पोलिटिकल और कायदे आज़म ने क्या कहा था, एक दफा जेल नहीं गए, तो क्या करें एक फिर? दफा जेल नहीं गए। फिर क्या करें? आप प्रोटेस्ट, मैंने कहा टाइम लिमिट तो होनी चाहिए ना। क्या हाँ, आप अपने, आप 10 लाख लोग लेके 2 घंटे के लिए चले जाए वापस, इतने लोग बाहर निकलेंगे कि तो कुछ लोगों, आप आके ठीक है। थोड़े से लोग असले लेके आ जाते हैं, फायरिंग कर रहे हैं, किलों वाले डंडे उठाए हुए हैं और वो मास्क पहने हुए हैं, फौजी वर्दियां, वो पुलिस वालों की वर्दियां चोरी की हुई हैं, उनके साथ ये क्या है, और मारो और मर जाओ और यहाँ पे हंगामे हो रहे हैं। इस तरह तो नहीं। आपने आपने मैंने कहा 11 साल ये करवाया इस मुल्क में, अचीव किया कुछ तो बता दें। आप फोन पे बहुत बिजी हैं, आपका मेरा ख्याल ध्यान प्रोग्राम में नहीं है। नहीं, आपकी तरफ ही है ध्यान मेरी। ऐसा कुछ नहीं है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जस्टिस सिस्टम थोड़ा बेहतर हुआ है वो इस तरह से कि जनाह उसको इंसाफ मिला है, मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं हुई हैं। हाउ डू यू सी मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं होना जो सिविलियंस को हुई हैं अभी? देखिए, ये एक हमारे यहाँ डिबेट है मिलिट्री कोर्ट्स का होना या ना होना, दुनिया में हर जगह है। हमारे यहाँ ये बदकिस्मती से कि हमारे यहाँ ट्रस्ट नहीं है किसी चीज़ पे भी, किसी भी किस्म के निज़ाम पे। अगर मैं ये सोच रहा था एक दिन कि जो मिलिट्री कोर्ट्स से जिस 1.5 साल बाद सजाएं हुई है ना, अब आप देखें कि 1.5 साल बाद सजा हुई है मिलिट्री कोर्ट से, जो बड़ा है जी, बड़ा समरी ट्रायल होता है, ये होता है वो। इंग्लैंड में जब हंगामे हुए तो उन्होंने विद इन आवर्स सजाएं दी हैं। उनके आम, जो उनका आम अदालती निज़ाम था, जैसे हमारे यहाँ है सिविल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, वहाँ से तो वहाँ इंसाफ के तकाजे पूरे हुए। बताएं, वहाँ बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी हुई कि नहीं हुई? आप देखें, एक बंदा लेकिन आया, अगर आप उस पर किसी इल्ज़ाम और है, के एक मिनट ठहरें, बुनियादी। एक बंदा आया, हाँ। अब सारा आलम आया, उस पर इल्ज़ाम है, इसने बस को आग लगाई, डबल डेकर को, लंदन में। साथ सीसीटीवी फुटेज आ गया जज के सामने कि ये देखें ये आग लगा रहा है। जज का हाँ गिल्टी, 10 साल अंदर। सही है। ठीक, ठीक है। काफ़ी है? हाँ। बताएं, काफ़ी है? इफ देयर इज अ वीडियो एविडेंस। तो पाकिस्तान में क्या ऐसे हुआ तो फिर क्या मसला है आपको? आपने टीवी पे देखा नहीं, जिसको जितनी सजा हुई है साथ उन्होंने उसकी शक्ल नहीं दिखाई, वो वहाँ पे हंगामा कर रहा है। नहीं, ठीक फिर है। इसके बाद जब एविडेंस आ गया, अब आपको मसला सिर्फ ये है कि मिलिट्री रूट या सिविलियन रूट, ये Exactly, मसला है ना। yes. तो अपने निज़ाम को बेहतर करें, इसको बेहतर करें ना, कि आपकी अदालती निज़ाम, हम तो अब तो अदलिया को आपने क्या कर कहते लिया ना, हैं, आपने ये जो अदलिया बड़े को बड़े, भी ये जो एक ही अपने। चेंबर से 3-3 जजेस आ जाते हैं, हाँ। एक ही चेंबर इतना काबिल फाइक लोगों पे है कि उसमें से 3 जजेस उठा के ले लिया आपने। बाकी पूरे दुनिया में, पूरे मुल्क के चेंबर्स में से इतने काबिल जजेस, वो खत लिखते रहते हैं एक दूसरे को। वो अदालती निज़ाम को ठीक कर दे, मेरे को, मैंने करना है, मैंने करना है, करे ना। हमने तो स्ट्रगल की, खून निकला मेरा उस वक्त भी, अदलिया की तहरीक में भी मेरे सर पे लगा। तो इफ्तिखार चौधरी साहब आए थे तो हमें लगता था कि ये जी बस अब अदलिया ठीक हो जाएगी। आपके हीरो थे। इसलिए समझाता हूँ हाँ, आपको, लोगों को मैं सही है। इसलिए समझाता हूँ कि ऐसे हीरोज मत बनाएं, इंसान समझें इनको। हीरो, खैर हम अंधे होकर नहीं चल रहे थे, हमें भी उस वक्त पता था और हम लोग वो चीज़ भी एक्सपोज करते रहे साथ साथ। लेकिन उस वक्त हमारी स्ट्रगल में एक बंदा हमारे लिए स्पेस ले रहा था, अदालती निज़ाम के लिए, सिविलियन निज़ाम के लिए, एक मिलिट्री डिक्टेटर से जो 10 साल से इक़्तिदार में था, हमने इसको सपोर्ट किया, दैट्स इट। और मैंने आपको बताया कि उस वक्त हमें लगता था, वो 2008-9 की बात है, आज 2025 शुरू हो गया। इस दौरान अदालती निज़ाम पाकिस्तान का बेहतर क्यों नहीं हुआ? किससे पूछूं? इन सियासत ज़दा जजों से, इन करप्ट जजेस से पूछूं? बताएं ना, ये जजेस जवाब देना। हम पार्लियामेंट के 2 वज़ीर-ए-आज़म इन्होंने घर भिजवा दिए मुंतखब। अपनी जुडिशरी का क्या हाल है? आप तो एक करप्ट जज को सजा तक नहीं दे पाए, वो करप्ट होता है उसको दिखाते हैं जाके पर्दे के पीछे, ये देखो तुम्हारी करप्शन, वो इस्तीफा दे के घर चला जाता है। अल्लाह खैर से, पेंशन भी मिल रही है, स्टाफ भी मिला हुआ है, गाड़ी भी मिली हुई है, हमारे टैक्स के पैसे चल भी रहे हैं, उसके पेट्रोल भी मिल रहा है, हराम खाए जा रहे हैं। अल्लाह खैर से, किसी को नहीं। डिसइंफॉर्मेशन भी बहुत पीक पे रही है। जी जी जी, वैसे कभी भी कम मुझसे नहीं ज्यादा रहती। किसको तजर्बा होगा हाँ। इस डिसइंफॉर्मेशन का? ये क्यों कहा है आपने? ये बस ट्वीट करूंगा,
ट्वीट करूंगा। अच्छा। पाकिस्तान से बाहर एक जो, अच्छा, ये आज ही जो पहले आपने शुरू में भी कहा है कि आप एक ट्वीट करेंगे, हाँ हाँ हाँ, देखते हैं मैं क्या देखता ट्वीट आ रहा है। हूँ, मैं झूठे को घर तक छोड़ के आऊंगा, बस ये आपको बता दूं। और मैं दिखाऊंगा लोगों को असल चेहरा कि कितने मक्कार और झूठे लोग हैं, और ये मक्कार और झूठे लोग हैं जिनको आज भी फौज के अंदर से सपोर्ट हासिल है। और ये मक्कार और झूठे लोग फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, आधे बाहर हैं आधे यहाँ हैं, और यहाँ वाले फौज की सपोर्ट है उनको, और यहाँ वाले बाहर वालों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, अच्छा, पिछले 11 उनको महीनों सब से कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसा कैसा नेक्सस है ये इस मुल्क के साथ? सिंसियर है ये लोग? सही है, इंतजार करेंगे ट्वीट का। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं, अभी छोड़ें फिलहाल यार, हम बस समझ नहीं क्या सकते करूं ये क्या मैं है, इन लोगों लेकिन का। फिर पिछले कहते हैं अबसार बोलता बहुत है और जज्बाती बहुत है, आप थोड़े कम और फिर जज्बाती कहते होके हैं कह कि दिया ओ करें। अबसार की तो पांचों घी में है। अच्छा, हाँ, ये भी है। वो जिस भी अच्छा, बात पे कहते हैं, जेलस होते हैं बाजों का। चलें, खैर कोई बात नहीं। ये आप बता दीजिएगा हमें बाद में, अगर आप नहीं, मैं बताना यहाँ भी बता चाहें तो। सकता हूँ, मुझे इससे कोई नहीं है। 17 फरवरी से एक्स भी बंद है, और ये इसी डिसइंफॉर्मेशन की वजह से बंद है कि चूंकि बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन हो गई, मैं इस कोट एंड कोट फेक न्यूज़ बहुत हो गई है, हो गई है, फिर क्या करें? तो एक्स बंद कर नहीं, दिया। ये मैं इससे एग्री नहीं करता ना, क्योंकि Thank you अब very जो much. मुझे मजीद इन्फॉर्मेशन मिली है उस पर तो मैं बिल्कुल नहीं एग्री करता। और इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले वो लोग जिनको फौज ने पाला पोसा बड़ा किया, उन सांपों को दूध पिला के, जिनको आज मान रहे हैं कि हमने सांप पाले, कुछ सांपों का तो मारखोर ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है ना, लेकिन कुछ सांप अभी भी हैं जिनको पाल रहे हैं, वो सांप भी इनको डंग मार रहे हैं अभी भी। तो ट्विटर बंद करने का क्या फायदा? आप उन सांपों को दूध पिलाना तो बंद नहीं कर रहे, वो सांप जिनको आप दूध पिला रहे हैं और वो दूसरे सांप बाहर बैठे हुए सांपों को दूध पिला रहे हैं, आपका दूध कैसा है? और वो बाहर बैठ के पाक फौज को और पाकिस्तान को गाली निकाल रहे हैं, और यहां से फिर उनको ऐसा साइकिल बना हुआ है डिसइंफॉर्मेशन का, झूठ का और फेक न्यूज का। And you see getting तो break. और उस पर ट्विटर बंद कर दिया आपने, एक्स बंद कर दिया। जो जेन्युइन लोग भी उस पर बात करते हैं वो भी नहीं कर पा रहे, और वो जो करना चाहते बाहर बैठे हुए उनको आसानी है, वो तो कर रहे हैं। हम नहीं कर सकते, हम सच भी नहीं बोल सकते, वो झूठ भी बोल रहे हैं, फैला भी रहे हैं, और उनको यहां से कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग जो फौज के पाले हुए हैं, आज भी फौज उनको पाल रही है। तो सोचें। और फिर एक और बात आपको बताऊं, तो असल जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, वो टिकटॉक और इंस्टा के जरिए हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा वो बंद कर दें, आपको शक्ल बन गई आपकी कि वो बंद करवाने जा रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता बंद कर। देखें, बंद करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, आप काउंटर करें उसको। उसके लिए यूनिक, फिर मैं कहूँगा बी स्मार्ट, तो आप कहेंगे हम कैसे स्मार्ट हूँ। हर लड़ाई मुक्के से नहीं होती, ये मुक्का ही है। यही कल्चर आपका भी है, आपका। मैं मेमूना को कह रहा हूँ, और मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो सड़कों पे एजिटेशन करना चाहते हैं, और मैं अपने अरबाब इख्तियार को ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आप सबकी सोच एक जैसी है, पीटीआई की भी, अगर मेरे राइट्स एस्टेब्लिशमेंट की भी, इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो पॉलिटिकल फिर पार्टीज की भी, मैं अक्सर एजिटेशन की तरफ आप जाऊंगी। मीडिया के लोगों की भी। लड़ो, बंद कर दो। ऐसे नहीं होता। बी स्मार्ट, सोचो, Be hypocrite. बात करो, दलील से बात करो, और अपना एक, फिर आप लोग भी अपना सेटअप बनाएं उस प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए। आप रेगुलेट करें उसको, उसके लिए आप सजाएं रखें। सजाएं मुराद जेलों में ना भेजें, जुर्माने रखें, काउंटर जुर्माने रखें। डिसइंफॉर्मेशन विद बेटर जुर्माने तो इंफॉर्मेशन, पूरी दुनिया कर रही है, बिल्कुल। हमें इतना स्मार्ट भी नहीं होना कि हम व्हील री इन्वेंट करें, ये भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये कर लें जो दुनिया कर रही है। दुनिया जुर्माने करती है, काउंटर आर्गुमेंट लेके आती है सामने। आप काउंटर आर्गुमेंट लाने वालों को, आप जिनके खिलाफ इस वक्त प्रोपेगेंडा हो रहा है, एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत, जो लोग सच बोलने वाले हैं, उनके आपके पाले हुए अभी भी जिनको आप पाल रहे हैं वही उन पे अटैक कर देते हैं, और आप करवा रहे हैं अटैक। मुझ पे अटैक जो आता है इन लोगों के, एस्टैब्लिशमेंट के पाले हुए लोगों से, वो क्यों आ रहा है बताएं? जो बाहर बैठ के वो लोगों से फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करवा रहे हैं, वो कहते हैं साबित आप भी होगी। डांटते बहुत हैं उन्हें, किनको? वो जो बाहर बैठे हैं आप उन्हें बहुत डांटते मैंने हैं, नहीं तो फिर वो डांटा। अटैक करते हैं। अब झूठ बोलेंगे तो मेरे ऊपर झूठ का इल्जाम लगाएंगे, झूठा सच्चा लगा दें, मैं मान लूंगा। झूठ ना बोले सही है। कि झूठों को घर हाँ, बिल्कुल। तक छोड़ के आता हूँ और आज छोड़ के आऊंगा,
रात को एक पता और नहीं रोटी। क्या होने जा रहा है। तो इंतज़ार करते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा तो मेरा ख्याल है कि इसको, पर्सनल साइड पे आ जाए, अगर आप इजाज़त दें तो। नहीं, पहले कौन से आपने सवालात मेरी इजाज़त से पूछे हैं? लेकिन पर्सनल अगर पूछने वाली हो तो फिर जाहिर है कि हम्म। इजाज़त जी दरकार है जी उसके जी लिए। जी ज़रूर। हाउ वाज इट फॉर एक यू? चीज़ रह गई, मैंने लिखा हुआ था पॉइंट, यस कि एक प्लीज। अच्छी खबर भी आई थी कि अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में हाँ, गोल्ड मेडल जीता कुछ ओलंपिक्स में। अच्छी खबरें भी पाकिस्तान को रही, जाहिर है पहली बार क्रिकेट में भी। ज़िंदगी में एक इंडिविजुअल एथलेटिक किसी फील्ड में गोल्ड मेडल मिला, और वो जिस जगह से, जितने गांव से उसने जिस तरह प्रैक्टिस की, गुर्बत में, मिडिल क्लास, फिर वो आगे बढ़ा और जिस तरह वो टॉप तक गया है, मुझे बहुत खुशी हुई थी उस बात की। और ऐसे लोगों को, ऐसे एग्जांपल्स पाकिस्तान में हैं। बहुत टैलेंट है इस मुल्क में, इस मुल्क में बहुत टैलेंट है, और बहुत छोटी छोटी जगहों से आता है, और उस टैलेंट को मौका नहीं दिया जाता। ये मैं आपकी किसी बात का भी जवाब दे रहा हूँ। उस टैलेंट को मौका नहीं दिया जाता, मेरिट पे होते हैं वो। इनको मौका दें, ये मुल्क के लिए बहुत कुछ करेंगे। लेकिन हम इतने ऊपर बैठे हुए लोग इतने लालची और ख़ुद गर्ज हैं, हमारे पेट भरते नहीं हैं, पैसे से, दौलत से, शोहरत से भरते ही नहीं है कभी भी। और इतना हम लोगों को, यंगस्टर्स को मायूस करते हैं, उनको मेरिट पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते। और फिर ये होता है कि जो इस मुल्क में हो रहा है, लोग नौजवान मायूस हो रहे हैं, 25-25 लाख रुपया दे के वो समंदर में जाके डूब जाते हैं। और यहाँ 25 लाख रुपया किसी काम पे लगाएं तो शायद वो इस मुल्क में बहुत कुछ कर सकें, लेकिन उसके लिए हुकूमतों को पॉलिसी बनानी पड़ेगी, इस पर हम बात करेंगे किसी वक्त। लेकिन नौजवानों के लिए एक मिसाल है अरशद नदीम। मेहनत करो, आगे बढ़ो, और मायूस मत हो। अल्लाह पे भरोसा करोगे ना, तो अल्लाह रास्ते आपके लिए ऐसी ऐसी जगहों से खोलता है कि जहां आप तसव्वुर नहीं करते, आपके अपने तसव्वुर नहीं कर रहे होते कि ये शख्स जो है, इसको कभी इसके मेरिट पे मौका मिलेगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने का या नहीं, लेकिन मिलता है। अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। सही है। आपके लिए पर्सनली कैसा था ये साल 2024? आपका कमबैक भी हुआ है स्क्रीन के ऊपर, जाहिर है इस साल में नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा टाइम आपने गुजारा, आपने मेरे सवाल भी शुरू किया, पॉडकास्ट भी शुरू हुआ। इसके अलावा भी अगर कुछ पर्सनली कोई ग्रोथ, वैसे होती है स्टेज पे भी ग्रोथ? हाँ, ग्रोथ तो होनी चाहिए। अगर ना हो तो फिर इंसान जो है ना वो, देखिए, गोद से गोर तक, माँ की गोद से लेके कब्र तक इंसान सीखता है। और मैं इस पे ईमान की हद तक मेरा इस पे है एतमाद, ईमान है मेरा ये, और मैं कोशिश करता हूँ मैं सीखूं। और मैं आपको यकीन, ये बात शायद इस पे यकीन नहीं आएगा कि मेरी टीम जितनी है आप समेत, वो यंग लोगों की है, और मैं आप लोगों से बहुत सीखता हूँ, आपसे बहुत सीखता हूँ कि हाउ टू कंट्रोल अनप्लेजेंट थिंग्स या वैसे ये मेरा एक अलग से सवाल था वर्ड्स या आपसे। इश्यूज। अच्छा चलिए, इस पे कर लीजिए, मैं नहीं बोलता तो कर उसमें। लें, अब आप कर लें बात। मैं मैं वैसे ये पूछना नहीं, चाह रही थी कि आपने कुछ चॉइसेस भी आपको मेक करना पड़ी हैं, तो डू यू रियली आज आर मैंने, यू रियली हैप्पी विद देम और यू देखिए, रिग्रेट देम मैंने इन एनी मैंने वे? आज आज आपसे आपके अपने ग्रुप में एक क्लिप शेयर किया था। जेन जी के बारे में एक क्लिप चल रहा था कि जेन जी को हायर नहीं किया जाता, हायर करने में प्रेफरेंस नहीं है। जो बड़ी कंपनीज हैं, जो सक्सेसफुल कॉरपोरेशन जो हैं, कॉरपोरेट सेक्टर जो है, ठीक, हाँ, वो जेन जी को हायर नहीं करता, क्योंकि उनके जो वर्क एथिक्स है, जो लाइफ गोल्स हैं, वो वियर्ड हैं, अजीब हैं, अजीब जिसे कहते हैं वो हैं। अब उसमें, और वो इंडियन एक टीवी चैनल पे वो प्रोग्राम चल रहा था, फर्स्ट फोर्स। और उन्होंने बहुत सारी उसमें क्वालिटीज़ गिनवाई जो क्वालिटीज़ नहीं हैं, फ्लॉज हैं, ड्रॉबैक्स हैं दैट जेंजी को यू अगर हायर करना हो। थिंक बाय द वे, लेकिन 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 मे बी वो फ्लॉज हमें बड़ा हेल्प करते हैं हमारी पर्सनली भी, देखें, हर प्रोफेशनली। तरीके का कॉल है कि आपने आपके और आपके बच्चे और दौर से होते हैं, उनको उसी यस, तरह मैं ये समझता हूँ। मैं नहीं डरता इस चीज़ से, मैं, मेरे में खौफ नहीं है हाँ, इस बड़ा बात रिस्क लिया आपने क्योंकि आपकी टीम बहुत यंग है। का। रिस्क और मैंने इसलिए लिया कि आई नो हाउ टू फ्लाई द प्लेन, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लेन गिरने लगेगा मैं संभाल लूँगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो एनर्जी है ना यंगस्टर्स की, और जो आइडियाज़ हैं, न्यू आइडियाज़ वियर्ड हो सकते हैं, वियर्ड हो सकते हैं। बल्कि मेरा तो आप लोगों से झगड़ा ये रहता है कि आप लोग पुराने आइडियाज़ को पकड़ के घुमाते रहते हैं, लस्सी बनाते रहते हैं।
लेट लूज योर क्रिएटिविटी, लेट लूज योर इन्वेंशन, क्या होता है, Imagination. इनोवेशंस, इमेजिनेशंस। तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, करें आप लोग ये। और मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे मैं इस पे रिग्रेट तो हर वक्त ही है खैर कि क्या मैंने कर लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह जब कुछ अरसा गुजर जाएगा तो आप सब लोग बहुत तरक्की करेंगे, एंड दैट विल बी माई प्राइड ओनली। मुझे इस पे कोई वो नहीं है, मैं नई नस्ल से डरता नहीं हूँ, लेकिन उनकी एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो उनको ये सोचना चाहिए यूनिवर्सल वैल्यूज़ होती हैं। ये आप ये नहीं कह सकते हम जेनजी हैं तो हम बदतमीज़ हैं तो हमें माफ़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जेनजी हैं तो हम अपनी गलती नहीं मानेंगे और उस पर आप सॉरी नहीं करेंगे, पर्सनल ना हो। ये नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, पर्सनल नहीं हो रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। तो ये जो है ना कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज़ है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी थी, आज भी हैं, यस्टरडे भी थी। आप आइडियाज़ काम में लाएं ना, आप आइडियाज़ बदतमीजी में ना लाएं, आप आइडियाज़ गलती करके हम क्या उसको- करें, हमें गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा तो फिर हमें भी बड़ा आता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी गुस्से में अल्फा हैं। तो आप गुस्सा करते हैं तो फिर हमें गुस्सा आता है ना, नहीं, काउंटर गुस्सा आता है। ठीक है, लेकिन बात है कि फिर लॉजिक किसकी स्ट्रांग है वो मान लेनी चाहिए ना। लॉजिकल नहीं होंगे तो आप लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। नहीं खैर, ये तो आप मजाक लोग- में मैंने कहा है, लेकिन आप गुस्सा आए भी तो जेन हम जी का प्रॉब्लम ये है बड़ों के कि साथ तो नहीं इन्होंने गुस्सा कर सकते। जेन जी का प्रॉब्लम पता क्या है? नहीं, मुझे कैसे पता है मैं Gen बताता Z का हूँ, प्रॉब्लम? दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेंशन क्या है बताएं तारीख में? एरोप्लेन। सी, आप देख लिया आपने जेन जी का नॉलेज कितना है, आप देख लें दुनिया की सबसे बड़ी तारीख की इन्वेंशन क्या है? एरोप्लेन, पहिया। बड़ा है ना। पहिया, ओके, जब पहिया इजाद हुआ ना, तो वो तो इतना छोटा सा होता अब है। आपने आपको लगता पूछा है कि ना, बड़ी अब आपको इन्वेंशन लग क्या छोटा, है। आपने दैट वाज मोर देन इंटरनेट। इंटरनेट बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है, सही है। ठीक है। मैं इंटरनेट से पहिए को मिला रहा हूँ। पहिया जब इजाद हुआ था ना, उस वक्त एक जनरेशन हुई होगी जिसने पहली बार आंख खोलते ही पहिया देखा, उनके लिए दिस इज गिवन। पहिया तो याद हो चुका था, नाउ दे कैन नॉट री इन्वेंट द व्हील, तो क्या करें, उन्होंने इसको फॉर ग्रांटेड लिया। आप लोग जब पैदा हुए ना तो इंटरनेट इजाद हो चुका था, आपकी जिंदगी शुरू ही इंटरनेट से हुई है। आपको पता ही नहीं तख्ती क्या होती है, स्लेट क्या होती है, टाइपराइटर क्या होता है, पेन पेंसिल क्या होती है, रेडियो क्या होता है, एंटेना वाला टीवी क्या होता है। क्यों? आप वो सारी चीज़ें उनके एक अपना, हमारी लर्निंग में, हमारे एक्सपीरियंस में उसका एक कंट्रीब्यूशन है जो आप लोगों के लिए नहीं। आप लोगों की ज़िंदगी शुरू यहाँ से हुई है, इसको आगे लेके जाएं, यहाँ ना रुक जाएं, इसको वैल्यू एडिशन करें इसमें। अगर आप डिजिटल है ना तो डिजिटलाइज अपने आप को और ज़्यादा एडवांस स्टेज पे लेके जाएं, एआई में जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाएं, स्पेस टेक्नोलॉजी को समझें, आगे जाएं। ये नहीं है कि एआई पे जाना नहीं, मैं डिजिटल हूँ तो जैसे आप ब्लैक एंड वाइट टीवी में काम करते थे मैंने वो वैसे आइडियाज़ आपके साथ आप इम्प्लीमेंट करें, ये ना करें। डिजिटल एज के आइडियाज़ आखिर में थोड़ी सी तारीफ कर दें तो मैं क्लोज कर दूं। किसकी? जेन जी की? जितना आपने रगड़ा जेन जी को लगाया है। मुश्किल है तारीफ करना, क्योंकि अच्छा, फिर अपनी तारीफ टीम करूंगा की तो करते इट गोज टू देयर हेड। लेकिन नहीं, मैंने तो आपको, इससे बड़ी तारीफ क्या है कि मैंने अपनी टीम, मेरी सारी एजेंसी है, Thank you इससे very बड़ी much. तारीफ आप लोगों की क्या हो? इससे बड़ा ट्रस्ट सारे जेनजी नहीं है वैसे, जेनजी अब इतने भी पुराने नहीं है। एक नहीं है, दो, चलो दो तैमूर नहीं। साहब भी नहीं है ना, वो खुद कहते हैं मैं जेनजी नहीं हूँ। अच्छा, वो कहते हैं लेकिन है तो वही ना, करीब करीब ही है ना। अच्छा चले। तो ये है मेरा ट्रस्ट आप लोगों पे। इससे ज़्यादा ट्रस्ट मैं क्या कर सकता हूँ? और इतना ज़्यादा आप लोगों पे डिपेंड करता हूँ काम में, ओपननेस में, फ्रीडम में। आर्गुमेंट्स भी होती है, बहस भी होती है, गुस्सा भी आता है, रोना धोना भी होता है, सब चलता है ना। तो जाहिर है लेकिन टीम में लेकिन जेनजी रखेंगे तो फिर रोना धोना तो होगा। तो लेकिन This is what ये we do रोना भी best. एक यूनिवर्सल This is what we do best, रोना भी by एक the way. यूनिवर्सल वैल्यू है। जेन जी भी रो सकती है, बेबी बूमर्स भी रो सकते हैं। हाँ, लेकिन वो ऐसा रोते नहीं है। रोते हैं, अच्छा, रोते मैंने आपको बताया एक का, और वो आप लोगों से ज़्यादा रोता है, ये मैं आपको बता दूँ। कभी उससे मुकाबला में ना पड़ जाइएगा, वो बहुत रोता है। तो और इसलिए ये जो है ना, मेरा तो एतमाद है, लेकिन जेन जी को मैं ये चाहता हूँ वो भी मुझ पे एतमाद करें, और उसी तरह अंधा एतमाद करें जिस तरह मैं जेन जी पे अंधा एतमाद करता हूँ, और उन्हें
कहता हूँ आप स्टीयरिंग व्हील पे बैठें और चलाएं इस गाड़ी को, मैं पीछे बैठ जाऊंगा और मुझे इस पे कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, इस बात में तो कोई आई डाउट एम नहीं है। हैप्पीली राइडिंग द बस ड्रिवन बाय जेन जी। आप हमें बहुत फ्रीडम देते हैं काम करने की और और मेरी आइडियाज। तारीफें नहीं करें, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये है कि ट्रस्ट करें और छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, इसको भूलें, आगे बढ़ा करें। ये आप कह रहे हैं कि जो आप हमें डांटते हैं उसको भूल जाएगा। ये मेरी डांट जो है ना, मेरी डांट ये सही। घी के घूंट हैं। मेरी वालदा कहा करती हैं कि ओदे कोट माँ प्यो दी डांट के ओदे कोट होंदे। वो तो अच्छे नहीं होते। तो क्यों, देखिए जेन जी है ना, पहले वाला से पूछो। चलें, देसी ठीक है। घी के घूंट जो होते थे ना, वो नेमत होती थी किसी दौर में। सही है। तो थैंक यू मुहावरे सो तो मच। पुराने बने हुए हैं ना। थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी टाइम दिया, आज काफ़ी बोले हैं आप। अच्छा। और पर्सनल क्वेश्चंस भी आपने करने दिए हैं। तो ऑन दैट नोट 2024 का लास्ट पॉडकास्ट कुछ और। तमाम सब लोगों को नए साल की मुबारक। अल्लाह ताला पाकिस्तान में सलामती और खुशहाली लाए, सबको खुश आप रखे। खा जाया करें मेरा टाइम भी। और बोल नहीं, मैं मेरी तरफ से, सही है, ठीक। आपने भी दोबारा बोलना है ना, तो नहीं नहीं, मुझे कह बस रहे मैं हैं ये क्लोज कहना करें, मैं क्लोज करने चाहता लगी थी। ताकि ठीक लोग है, हो गया। लोग उनके लिए आसानी हो। ठीक है जी, हैप्पी न्यू ईयर एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।